मुझे ज्यादा उम्र के मर्द बहुत अच्छे लगते थे और मेरा दिल अपने पापा के दोस्त पर आ गया था, जिनकी उम्र 38 या 40 साल थी। उनका नाम विक्रम था। उनका गठीला बदल देखकर मेरे मन में गुदगुदी होने लगती थी। मैं चाहती थी उनके मजबूत बाहों में से सिमट जाऊं। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैं अपने पापा की बहुत ही लाडली थी। मेरे पापा की मुझ में जान बसती थी, शायद इसलिए बचपना भी कुछ ज्यादा ही था। मेरी उम्र 16 साल थी, लेकिन हरकतें वहीं छोटे बच्चों के जैसी थीं। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे मैं 16 साल से एकदम 26 साल की हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कोई अच्छा लगने लगा था और उसके प्यार में मैं शायद समय से पहले ही खुद को बड़ा महसूस करने लगी थी। जिनकी उम्र 38 साल थी, शायद ये कच्ची उम्र की भावनाएं थीं कि मैं खुद को रोक नहीं पाई थी, या फिर यह कहे कि वह मेरा पहला प्यार था। वह भले उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं अपने इस नादान दिल का क्या करती। मैं बस उसी की जीत लगाए बैठी थी। उसे देखते ही दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती थीं। दिल में एक शोर मच जाता था कि यही है जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि उस रात मेरे जज्बात बेकाबू हो गए थे। अब मैं विक्रम अंकल से और ज्यादा दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें बेहोश करके मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरे पापा एक बड़ा बिजनेस संभालते थे और विक्रम अंकल उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। वह अक्सर घर में आते थे। ये उस दिन की बात है जब मेरे पापा ने मुझे उनसे मिलवाया था और कहा था कि यह है मेरी छोटी सी चिड़िया, मेरी बेटी प्रिया। मैं तो अपने पापा के उस दोस्त की पर्सनैलिटी देखकर दंग रह गई थी। कहीं से भी वह मेरे पापा का दोस्त नहीं रहा था। मेरे पापा की उम्र 40 से 42 थी और इसी हिसाब से विक्रम अंकल की उम्र भी इसी के लगभग होनी चाहिए थी, लेकिन वह अपनी उम्र से 10 साल छोटे लग रहे थे। ऐसा गठीला बदन की मैं तो देखते ही रह गई थी। पापा ने कहा, अंकल को नमस्ते करो बेटा। मैंने नमस्ते जरूर किया था, लेकिन अंकल ना कह सकी, बल्कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। चुपचाप बस उन्हें देख रही थी। मुझे इस तरह देखने पर उन्होंने मुझे टोका था। कहने लगे, प्रिया बेटा, क्या बात है? आपको मुझसे कुछ बात करनी है क्या? मैं उनसे क्या बात करती, लेकिन उनका बेटा कहना मेरे दिल को चुभ गया था। पता नहीं क्यों मुझे उनके मुंह से बेटा सुनना अच्छा नहीं लगा था। उस समय तो कमरे में चली गई थी, लेकिन बस उसी दिन से मुझे विक्रम अंकल अच्छे लगने लगे थे। वह 6 फीट के आदमी थे। ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी की जवान लड़कों को भी शर्म आ जाती, और बस उसके बाद मैं हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती रही। दिन रात, सुबह शाम, कभी कभी उसको दूर से देखती, कभी वह घर आता, कभी जीत करके अपने पापा के साथ ऑफिस चली जाती थी। वहां पर भी उससे मिलकर आती। अपनी इस हालात पर मुझे खुद भी हैरानी होती थी। अब खुद पर भी कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी थी। लेकिन वह जब भी हमारे घर आते, लापरवाह से बने रहते, पापा से बातों में बिजी रहते, मेरी तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। हालांकि मैं बहाने बहाने से उसके पास जाने की कोशिश करती, लेकिन वह मुझे पुचकारते हुए मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगते। मुझसे बात करने का उनका जो अंदाज होता था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, और उस दिन तो मैं बहुत बेचैन थी। 8 दिन हो गए थे और मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मजबूरन मैं उनके ऑफिस चली गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाकर मेरे केबिन में बैठ जाओ, नहीं तो तुम बोर हो जाओगी। मैं जाकर उनके ऑफिस में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वह वहां आए। बस उन्हें देखकर ही मेरी आंखों को ठंडक मिल गई थी। मैं उसे देखते ही रही। मुझे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर कहने लगे, क्या बात है प्रिया, मुझसे कोई काम था? मुझसे मिलने क्यों आई हो? लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और डायरेक्ट कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने तो अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, लेकिन शायद वह मेरी बात को समझे ही नहीं और कहा कि तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत प्यारी हो। कहते हैं कि इंसान के शब्दों से ज्यादा उसका अंदाज बोलता है। यही वजह थी कि मुझे पता चल गया था कि न वह मेरे इजहार को समझे थे और न ही उन्होंने मुझे यह प्यार से कहा था। शायद मुझे किसी छोटी लड़की की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन यह छोटी लड़की उनके प्यार में दीवानी हो चुकी थी और अब कुछ भी करने को तैयार थी। और एक दिन मैंने यह बात अपने पापा से कह दी, क्योंकि मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था।
मेरी माँ का देहांत हो चुका था। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी कि उन्होंने आज तक मेरी कोई भी बात रद्द नहीं की थी। मैं जो भी कहती वह करते थे। मैं अगर चांद भी मांग लेती तो शायद वह भी मुझे लाकर देते। लेकिन जब मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं आपके दोस्त विक्रम को पसंद करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी इस बात पर पापा हक्का बक्का मेरा मुंह देखते रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कह दिया था। मेरी इस बात पर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं विक्रम से शादी करना चाहती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी इससे शादी नहीं करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनकर वह चौंक गए, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी मेरे अलावा कोई नहीं था। वह यह सब कुछ मेरे लिए कर रहे थे, और जब आपकी अपनी ही संतान आपके सामने यह बात करेगी, वह अपनी जान लेना चाहती है, तो फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगी। फिर भी पापा ने मुझे समझाया और उनको लगा कि ऐसे ही बस मेरे दिमाग पर यह बात सवार हो गई है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पर जब मैंने 2-3 दिन खाना नहीं खाया तो मैं बेहोश हो गई। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कहा कि यह मर भी सकती है। आपने इसका खाना पीना क्यों बंद कर रखा है? तो मेरे पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए और समझ गए कि मामला सीरियस है। उन्होंने मुझे प्यार से भी समझाया और गुस्से से भी कि तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों इस हद तक पागल हो गई हो? अभी तुम्हारी उम्र इन सब बातों की नहीं है। अपनी अपनी उम्र देखो, 16 साल की हो पाई हो और अभी से इश्क के चक्कर में पड़ गई हो। और चलो, मैं मान भी लेता अगर तुम अपनी उम्र के लड़के की बात करती, लेकिन तुम विक्रम के लिए कह रही हो, जिसकी उम्र 38 साल के आसपास है। तुमसे दुगनी उम्र से भी ज्यादा उम्र ही उसकी। तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे तो लगता है तुम पागल हो गई हो। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने कहा, पापा, मैं विक्रम के बिना जिंदा नहीं रह सकती, और अगर मेरी शादी विक्रम से नहीं करवाई तो मैं बता दूंगी कि मैं कितनी पागल हूँ। मेरे पापा ने दुनिया देखी थी। वह समझ गए थे कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। उन्होंने अपने दोस्त विक्रम से बात की। वह भी हैरान थे और उन्होंने भी इनकार किया। और फिर मेरे पापा ने उसे कहा कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। विक्रम ने कहा, राजेश, तुम कैसी बात कर रहे हो? छोटी बच्ची है। वह अगर मेरी बेटी होती तो उसकी ही उम्र की होती। मैं कैसे उसे अपनी पत्नी की जगह दे सकता हूँ? मुझे तो लगता है अपनी बेटी के साथ साथ तुम भी पागल हो गए हो। क्यों अपनी बेटी के आगे इतने बेबस हो गए हो? मेरे पापा ने कहा कि बेबस हो गया हो, तभी तो तुमसे ये बात कह रहा हूँ। मदद करो मेरी, अभी उससे शादी कर लो। तुम समझदार हो, मैच्योर हो, लेकिन उसके अंदर बचपना है। अभी उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ शादी कर लो। हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद उसके दिमाग से यह बात निकल जाए, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम उसे छोड़ देना और फिर मैं उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से देखकर कर दूंगा। लेकिन अगर उससे पहले उसने कुछ कर डाला तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर इंसान हाथ मलता ही रह जाता है। ये सब कुछ किसका है? किसके लिए कमा रहा हूँ? अगर वही उस दुनिया से चली गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे पापा के लिए अपने दोस्त को मनाना आसान नहीं था, लेकिन अब बात मेरे पापा तक पहुंच गई थी। इसीलिए वह यह काम कर सकते थे और सिर्फ वही कर सकते थे। खैर, मेरे पापा ने किसी न किसी तरह विक्रम को मना लिया था। शायद विक्रम ने भी सोचा होगा कि अगर उसके इनकार से मैंने अपनी जान ले ली तो शायद जिंदगी भर वह अपनी गलती के लिए पछताते रहेगा कि उसकी वजह से किसी की जान गई थी। उसने यह बात मान ली और मेरी विक्रम से शादी हो गई। और आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। विक्रम भी मेरे पापा जितना ही अमीर थे, क्योंकि वह मेरे पापा का बिजनेस पार्टनर थे और उसके घर में कोई भी नहीं था। उन्होंने पहले शादी की थी, पर उस लड़की के साथ 1 साल ही गुजारा था और फिर उनके तलाक हो गई थी। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। जब मेरे पापा मुझे विदा कर रहे थे तो वह यही कह रहे थे कि तुमने अच्छा फैसला नहीं किया, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारा फैसला बदले और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इस रिश्ते से निकलना चाहती हो तो तुम वापस आ जाना, अपने पापा के पास आ जाना। मुझे पता था वह मेरे पापा थे, उनके दिमाग में कैसी बातें थीं, पर मैं उन्हें क्या बताती कि अब तो मुझे विक्रम के साथ ही अपने 7 जन्म गुजारने थे। मेरे लिए सिर्फ मेरा पति ही नहीं, बल्कि पति परमेश्वर बन चुका था, मेरी जान बन गया था। मैं भी तो एक भारतीय नारी थी और हम भारतीय नारियां
अपने पतियों के घर से 4 कंधों पर ही निकलती हैं। मैं बहुत खुश थी। मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, पर मैंने सोच लिया था कि मैं विक्रम को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगी, एक बहुत अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी, और वह भी बाद में यह बात मान जाएगा कि मुझसे शादी करना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। अभी दिल में हजारों सपने सजाए विक्रम का इंतजार कर रही थी। विक्रम के बारे में सोचकर ही दिल में गुदगुदी हो रही थी। दिल की धड़कन मेरे कंट्रोल से बाहर थी। लेकिन शादी की पहले ही रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई। वह जब मेरे कमरे में आए तो मैं जल्दी से सिमट कर बैठ गई थी। उनके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। मुझे इंतजार था कि वह मेरा घूंघट हटाएंगे और मेरी खूबसूरती का दीवाने हो जाएंगे। मैं कम उम्र थी और हद से ज्यादा खूबसूरत भी थी। दुल्हन के रूप में तो मैं और भी ज्यादा निखर गई थी। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा, मेरे सारे अरमान ठंडा पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? मुझे तो लगा सो गई होगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे सो जाती, आज हमारी शादी की पहली रात है। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ना चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर शर्म के रंग बिखर गए थे। लेकिन वह मुझे बहुत ही सख्त नजरों से घूर रहे थे। वह 2 पल मुझे खड़ा होकर देखते रहे और उन्होंने कहा कि शादी करना तुम्हारी जीत थी तो जीत पूरी कर दी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम यहाँ दूल्हा दुल्हन का खेल खेलेंगे। छोड़ो इस रस्म को और जाकर कपड़े बदल कर सो जाओ। ये कमरा तुम्हारा ही है, मेरा कमरा ऊपर है। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? आज की रात हमारी जिंदगी की एक खूबसूरत रात है जो सारी जिंदगी याद रहती है। आप अपने कमरे में जा रहे हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का तो एक ही कमरा होता है। उसने कहा कि देखो, तुम्हारे बाप को मैंने इतना मजबूर कभी नहीं देखा। वह खुद मजबूर था। तुमने उसे मजबूर किया और उसने मुझे मजबूर कर दिया। ये सब कुछ मजबूरी में हुआ है। आज की रात खास उनके लिए होती है जो वह कुछ बोलना चाहते थे, मुझे कुछ समझाना चाहते थे, पर उसने कहा कि अगर तुम इतनी समझदार होती तो तुम यहाँ नहीं बैठी होती। सो जाओ। उसने मेरा जवाब नहीं सुना और वहां से चले गए। उनका कमरा ऊपर था। सुबह मुझे नौकर ने बताया कि साहब का कमरा तो ऊपर ही है। उन्होंने हमें कहा था कि आपके लिए नीचे कोई कमरा साफ करवा दे, इसलिए हमने यह कमरा सजा दिया था। वैसे तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा कि साहब ने किससे शादी की और आपका कमर नीचे क्यों रखवाया, लेकिन साहब है इसलिए हमने उनकी बात मान ली। साहब जो कहते हैं हम वही करते हैं। ये कैसे मेरे ख्वाब पूरे हुए थे। ऐसा लगता था कि ख्वाब ही मुझसे छीन लिए गए हैं और ताबीर भी मेरी नहीं है। ऐसे में मैं कैसे जिंदगी गुजारती। लेकिन अब हर बात अपने पापा को नहीं बता सकती थी। और फिर कुछ बातें ऐसी भी होती है जो पति पत्नी के बीच रहने से ही अच्छा होता है। इसलिए उनको तो मैंने कुछ नहीं बताया और ये जाहिर कर दिया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वह भी खुश हो गए। पर असल में यह जो सिलसिला हमारे घर में चल रहा था, ये कैसे ठीक होता। मेरी एक दोस्त जो पहले से ही शादीशुदा थी, मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने कहा कि अरे, अब तुझे सारा कुछ हमें ही समझना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम अपनी उम्र से थोड़ी सी बड़ी नजर आओ, सूट मत पहनो, साड़ी पहनकर अपने पति के सामने जाओ तो वह तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। और जरा बात भी तरीके से करना और बालों का जोड़ा बना लेना। वह तुम्हें छोटी लड़की समझ रहा है, इसीलिए वह तुम्हें तरसा रहा है, लेकिन तुम्हें उसे यह बताना है कि तुम इतनी भी छोटी नहीं हो। उसकी बात में दम तो था। वह ठीक कर रही थी। जैसे कभी कभी पत्नी जवान होती है और पति बूढ़ा होता है तो वह अपनी पत्नी को अच्छा लगने के लिए अपने बालों को कलर करता है। इस तरह मेरा पति मुझसे बड़ा था और मैं जवान थी, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लगने के लिए अपना रूप बदलने की जरूरत थी। मैंने अपनी सहेली की बात मान ली और शॉपिंग करने चली गई। अच्छी अच्छी साड़ियां लेकर आई और शाम को तैयार होकर खाना बनाकर अपने पति का इंतजार करने लगी। उसके घर आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई थी। मैंने कहा, सुनिए जी, खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। मेरे इस अंदाज पर जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी रंग आ रहे थे और कभी जा रहे थे। उसने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर मेरे हाथ पैर रख दी। अब वह हंसने भी लगा। उसने कहा कि बड़ी बड़ी बातें कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तुम बातें तो बहुत बड़ी करती हो, अब हरकतें भी तुमने ऐसे ही शुरू कर दी है, लेकिन यह मत भूलो कि तुम मेरे लिए अभी एक छोटी बच्ची हो। मैंने उस चॉकलेट को देखा तो मुझे रोना आ गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी।
मैं अपने कमरे में आ गई और मैं जल्दी जल्दी अपना जोड़ा भी खोल दिया और साड़ी भी बदल ली। मैं अपने आप को आईने में देखने लगी और सोचने लगी कि क्या किसी से प्यार करना इतना बड़ा पाप है। लोग तो कहते हैं कि प्यार में उम्र नहीं देखते, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि ये आदमी मेरे साथ इस तरह कर रहा है। और अब मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गई थी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। एक दिन तो हद ही हो गई। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था और मेरा ही जिक्र कर रहा था। ये भी कह रहा था कि बिल्कुल छोटी बच्ची है, हरकतें भी ऐसी और अक्ल भी ऐसी, उसको कैसे मैं अपनी पत्नी की जगह दे सकता हूँ। राजेश ने मुझे मजबूर किया है, वरना मैं उसकी बेटी से शादी नहीं करता और तो उसके दिल में बात रह जाती और वह मेरे साथ पार्टनरशिप खत्म कर देता। पता तो है हम नहीं फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अब एक फैक्ट्री को तो लेकर नहीं बैठे रहेंगे, इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा है। वरना खुद सोचो, शादी कोई मजाक है, ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब कि उसने यह सब कुछ मजबूरी में नहीं बल्कि मतलब में किया था। वह मेरे पापा के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहता था, इसलिए यह सब कुछ बोल रहा था और मैं उसके लिए उसकी जिंदगी की एक मजबूरी थी। कहते हैं कि आप जिस आदमी से मोहब्बत करते हैं, अगर उसकी बुराई करते हुए सुना तो आपकी मोहब्बत तब भी खत्म नहीं होती। मोहब्बत तो मेरी भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मोहब्बत की आंखें जरूर खुल गई थीं। इसका मतलब यह था कि यह आदमी जैसा नजर आता था वैसा नहीं था। उसने मेरे पापा को कहा था कि मैं तुम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ, तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए मैं उसे शादी कर रहा हूँ, वरना तुम ही कह रहे हो कि वह अपने साथ कुछ कर लेगी। लेकिन देखो, मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है। और मेरे पापा ने कहा था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। इसका मतलब यही था कि वह मेरे पापा को नीचा साबित करके उनके ऊपर अपने एहसान का वजन रखकर अपनी कोई भी बात करवाना चाहता था। और ये बात मुझे कुछ दिनों में पता चल गई कि इस नए बिजनेस में उसने अपने आप को 75% का हकदार बनाया है और मेरे पापा को सिर्फ 25% का। यही कहकर कि अब तो मैं तुम्हारा दामाद हूँ, घर की बात है। मोहब्बत तो मुझे विक्रम से अभी भी वैसे ही थी, लेकिन शायद अब मेरी मोहब्बत को कोई फैसला करने की जरूरत थी और वह फैसला मैंने कर लिया। फैसला ऐसा था कि अगर अभी भी मैं आप सभी को बता दूं तो आप सभी हैरान रह जाएंगे, लेकिन जो बात मेरे दिल में आई थी वह ऐसी ही थी। मैं एक दिन उसके सामने जाकर बैठी और मैंने कहा कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में कबूलने को तैयार हैं या नहीं। वह भी बिजनेस करने वाला आदमी था, समझ गया कि मेरा अंदाज भी आज बिजनेस जैसा ही था। उसने कहा कि उसका जवाब क्या है, मैं तुम्हें दीवार पर लिख करके बताऊंगा, तुम्हें नहीं पता क्या। जाओ जाकर खेलो और जिस चीज से खेलना चाहती हो वह मेरी जिंदगी नहीं हो सकती। मैंने कहा कि मैं आपको एक मौका देना चाहती हूँ। उसने कहा कि क्या मतलब मौका देना? मजबूरी से ज्यादा हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, ना तो कुछ होगा और ना ही कभी कुछ हो सकता है। देखो, तुम बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं हो और तुम्हारी तो इतनी कम उम्र है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो इसका मतलब उस पर भी ये बात लागू होती है कि वह भी तुमसे मोहब्बत करे? ये कहाँ लिखा है? ऐसा नहीं होता। तुमने अपने पापा को ब्लैकमेल किया और उसने मुझे ब्लैकमेल किया और इस तरह तुम मेरी जिंदगी में तो आ गई, लेकिन तुम मुझे कभी जीत नहीं सकती। मैं कभी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा और तुम्हें यही कहूंगा कि तुम अपने दिल में ऐसी कोई भी बात ना लाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसों को मैंने बहुत देखा है। मैं जब चाहूं, जिसके साथ चाहूं, रह सकता हूं, जा सकता हूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़कियों की कमी है? उसकी ऐसी सख्त बातें सुनकर मेरा दिल भर आया था, आंखों से आंसू बहने लगे। शायद मेरी मोहब्बत ही कमजोर है। अगर मेरी मोहब्बत में ताकत होती तो आज आप मेरे हो चुके होते। उसने कहा कि तुमने जरूर यह बातें किसी घटिया बुक या नोवेल में पढ़ी है जो तुम्हारे सर पर सवार हो गई है, लेकिन हकीकत में जिंदगी ऐसी नहीं है। मेरी और अपनी उम्र के अंतर को समझो और अपने पापा के घर जाने की तैयारी करो, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी इस घर में ऐसी ही गुजरेगी। अभी जवान हो, अपनी जिंदगी को खराब मत करो। उस रात में बहुत रोई, इतना रोई कि जैसे कोई आखिरी दफा हो रहा हो, और इसके बाद आंखों में एक आंसू का कतरा भी नहीं बचेगा। दिल भी बहुत परेशान था। सुबह से रात हो गई, मैंने विक्रम को नहीं देखा था। पता नहीं वह कहाँ था। थोड़ी देर के बाद मुझे नौकर ने आकर बताया कि उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं तुरंत भागी और जाकर देखा
तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत बुरी है, आधा जिस्म बेकार हो गया है। अब ये कभी भी अपने टांगों पर नहीं चल पाएंगे। अगर इलाज किया जाए तो शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि उनका एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ है। टांगों को काफी नुकसान पहुंचा है। विक्रम की हालत बहुत बुरी थी। मैं उसे देखकर बहुत रोई। कुछ समय अस्पताल में ही गुजरे। उसके बाद उसे घर ले आई। मैं ही उसकी सेवा कर रही थी और बहुत ख्याल कर रही थी। वह मुझे अजीब नजरों से देखता था, कुछ बोलता नहीं था। मैं उसकी मोहब्बत में दीवानी थी और विक्रम की सेवा करने में मैंने दिन रात एक कर दिए थे। दिन में 2-2, 3-3 बार विक्रम के पैरों की मालिश करती थी। उसे हाथ से पकड़कर चलाने की कोशिश करती। विक्रम मुझे कुछ नहीं कहता था, बस कभी कभी मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते, जिन्हें बहुत जल्दी से छुपा लेता था। और पूरे 6 महीने बाद विक्रम के पैरों में हरकत हुई थी। उसने खुद उठकर चलने की कोशिश की थी और ये देखकर मैं खुशी से चिल्ला पड़ी थी और जल्दी से विक्रम के सीने में लग गई थी। और इस बार विक्रम ने भी मुझे दूर नहीं झटका था, बल्कि मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। कहने लगा, प्रिया मुझे माफ कर दो। मैं समझता था कि तुम्हारी मोहब्बत जज्बाती मोहब्बत है, कच्ची उम्र की मोहब्बत है। कुछ ही दिनों में तुमसे मोहब्बत का नशा उतर जाएगा और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। इसलिए मैं तुमसे कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहता था, बल्कि तुम्हारे दिल में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की थी। तुम्हारे दिल में अपने लिए शक का बीज डाला कि मैं तुम्हारे पापा के साथ बिजनेस को बढ़ाने की वजह से तुमसे शादी की है। लेकिन तब भी तुम्हारा दिल मेरी तरफ से बुरा नहीं हुआ। मेरे बुरे समय में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। प्रिया, मैं तुम्हारी मोहब्बत का कायल हो गया हूँ। ये कहते कहते विक्रम ने मेरे माथे को चूम लिया था। आज इतने लंबे समय के बाद मेरी तपस्या रंग लाई थी। मुझे विक्रम की मोहब्बत मिल गई थी। विक्रम ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा ना रह सका और वहीं बेड पर बैठ गया। अब भी उसके पैरों में कमजोरी थी। धीरे धीरे मेरी मोहब्बत और मेरी सेवा रंग लाई। एक दिन विक्रम अपने पैरों पर खुद से खड़ा हुआ और चला भी। ये देखकर मैं बहुत खुश थी। डॉक्टर भी इस चमत्कार पर हैरान थे। अब विक्रम बिल्कुल ठीक था। उस रात खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाने लगी तो विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, प्रिया तुम्हारी जगह वहां नहीं, मेरे कमरे में है। अब से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। ये कहकर विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले आया था। कमरे में कदम रखते ही ताजा गुलाबों के फूलों की खुशबू मेरे नाक से टकराई थी। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैंने चौंक कर विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुमारी उतरी हुई थी। उसके इरादे भांप कर मैं शर्मा गई थी और जल्दी से विक्रम के सीने में मुंह छुपा लिया। उसने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी। शादी के पूरे 1 साल बाद विक्रम ने मेरी मोहब्बत को स्वीकार किया था और मुझे पत्नी का दर्जा दिया था। उस रात विक्रम ने अपनी चाहते मेरे ऊपर लुटाई थी और उसकी संगत पाकर मैं बहुत खुश थी। सोते हुए विक्रम के चेहरे पर बला की मासूमियत थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मुझे अचानक उस पर प्यार आ गया था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी विक्रम के साथ निभाऊंगी और भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की कि मुझे हर जन्म में विक्रम जैसा पति मिले। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।